हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो आपकी बैंकिंग के पी और क्लर्क दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अरिथमेटिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं प्री की, तो देखो प्री में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा आसान होता है, मेंस में अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अरिथमेटिक के, उनकी हम बात करेंगे और ये क्वेश्चन आपके मिसलेनियस काइंड ऑफ है। ओके, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो पैरेलल हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि बॉब इज 5 years यंगर टू स्मिथ एंड रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ बॉब एंड विक्टर इज 9:7। मतलब कि जो बॉब और विक्टर इनकी जो प्रेजेंट एज वर्तमान आयु इसका रेशियो दिया है 9:7। तो आप यहाँ पर देख लो पी एज मतलब प्रेजेंट एज किसकी, एक है यहाँ पर बॉब और अनदर वन क्या है विक्टर। ये कितनी दे दी गई है, ये दी है 9:7। तो ये हो गई 9x और ये हो गई 7x। ठीक है, एक स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि बॉब जो है वो है 5 years यंगर टू स्मिथ। ठीक है, तो यहां से अगर आप प्रेजेंट एज अगर आप स्मिथ की निकालते हो तो वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9x + 5। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट लाइन पर। इसमें कहा गया कि फाइंड द एवरेज, आपको एवरेज निकालना है प्रेजेंट एजेस ऑफ बॉब, मतलब बॉब की प्रेजेंट एज के साथ में मिलाकर आपको जो है एवरेज निकालना है। और क्या क्या है, प्रेजेंट एजेस ऑफ बॉब है, फिर क्या है एज ऑफ विक्टर 5 years एगो ये काउंट करना है, और साथ में क्या है एज ऑफ इसमें 3 years आफ्टर। ठीक है, फ्रॉम द प्रेजेंट एज। ठीक है, ये आपको काउंट करना है। तो इन तीनों का आपको एवरेज लेना है। और इसमें कहा गया है कि इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ स्मिथ एंड विक्टर आफ्टर 4 years, मतलब कि 4 साल के बाद जो स्मिथ और विक्टर है इनकी जो रेशियो है वो कितना दिया गया है, ये दिया गया है 36:25। ठीक है, प्रेजेंट से। तो आप यहां पर ये देख लो कि जो ये कंडीशन है ये आप कैसे इसमें बनाओगे। ठीक है, इसमें केवल 2 स्टेप्स बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ स्मिथ एंड विक्टर की बात करूं आफ्टर 4 years, ठीक है 4 साल के बाद, क्योंकि देखो बॉब की तो प्रेजेंट एज हमें पता है। ठीक है, लेकिन हम विक्टर और स्मिथ की आफ्टर 4 years, ठीक है, अगर हम इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं स्मिथ में। तो देखो स्मिथ में क्या है 9x + 5 ये है, आफ्टर 4 years तो 4 यहां पर ऐड हो जाएंगे। ओके, और इसमें और क्या है विक्टर की बात की, विक्टर कितना है 7x है, तो आफ्टर 4 years कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x + 4। इनका रेशियो कितना दिया है, ये दिया गया है 36:25। ओके, अब आप यहां पर ये देख लो 9x प्लस ये 9 हो गया ना, 5 + 4 9 हो गया। तो यहां से 9 अगर मैं कॉमन ले लूं तो x + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 9x है प्लस 9 हो जाएगा, 9 कॉमन लिया तो इतना हो गया। ये आपका यही रहेगा 7x + 4 = 36/25। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, 9 से ये 4 बार कट जाएगा, 25 से इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 25x + 25 = अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 × 7 28x हो गया, 4 × 4 कितना हो गया 16। तो देखो ये 25x है और ये 28x है। अगर आप इधर इनको लेकर आओगे तो 28 में से 25 3x बचेगा, 16 को इधर ले आओगे 25 - 16 ये हो गया 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 से 3 बार, तो मतलब x आपको मिल गया 3। ठीक है, अब आप देखो प्रेजेंट एजेस की हम बात करेंगे, तो अगर हम बॉब की प्रेजेंट एज निकालनी है 9 × 3 कर दोगे 27 आ जाएगा। ओके, अब अगर आप यहां पर ये वैल्यू रख दोगे 3 × 9 27 और 5 कितना आ गया, ये 32 आ गया, और 3 × 7 ये आ गया 21। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि जब आप एवरेज निकालोगे तो प्रेजेंट एजेस ऑफ बॉब आपको एज इट इज लेनी है, मतलब 27 आप एज इट इज ले लोगे। फिर कहा है एज ऑफ विक्टर 5 years एगो। ठीक है, अब जब यहां पर कह दिया गया है कि एज ऑफ विक्टर 5 years एगो, तो यहां पर जो विक्टर की एज है ये 21, इसमें से 5 माइनस करोगे तो 21 - 5 कितना हो जाएगा 16, ये पिक करोगे। फिर यहां पर एक कंडीशन और क्या कहा गया था कि स्मिथ 3 years आफ्टर, स्मिथ की एज कितनी निकाली है, ये कितनी आई है 32 + 3 ये हो गया 35 / 3, ये इनका एवरेज बन जाएगा। तो देखो पूरे क्वेश्चन में मेन कोड आपका यही था
बाकी फिर एवरेज निकालना आसान था, और जो कंडीशन दी थी वो हमने यहाँ पर एक एक करके लिख ली। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लरिकल लेवल के अगर मेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए तब भी आ सकता है, वैसे हम प्रीलिम्स लेवल को ही इसको मानेंगे, ठीक है। तो ये कितना आपका हो जाएगा अगर आप इन सबको ऐड करोगे, देखो 7 और 6 13 और 5 18, एक बचा 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, 3 से ये आएगा 26, ठीक है। तो 26 जो है ये एवरेज आ गया यहाँ पर, तो यही आपसे पूछा गया, तो आंसर आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में आपको डेटा कितना दिया गया है और आपको कैसे कैलकुलेशन यहाँ पर अपनी बनानी है। इसमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹220 पर ईयर इज रुपीज दिस वन। मतलब ये कहा जाए कि एक वर्गाकार जो है मैदान है और इसमें जो है जोतने की लागत वो आपको दी गई है 14,080, ठीक है। लेकिन एक चीज ये कहा गया है कि किस दर से 220 पर एयर की दर से एक वर्गाकार मैदान जो है इसको जोतने की लागत जो है ये दी गई है 14080, ठीक है। और एक बात और कही गई है कि यदि यह ज्ञात है, मतलब ये दिया गया है कि 1 मीटर तार की लागत 2.25 रुपए है, तो मैदान के चारों ओर जो है बाड़ लगाने की लागत कितनी होगी, ठीक है। तो मतलब पैरामीटर निकालना होगा, उसके बाद आप इस चीज को सॉल्व करोगे। और ये दिया है कि एक एयर में 100 वर्ग मीटर होते हैं, 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया गया। अब यहां से आप क्या करो, आप निकालो एरिया ऑफ फील्ड। अगर आप एरिया ऑफ फील्ड, देखो एरिया ऑफ अगर फील्ड निकालोगे तो ये जो टोटल लागत है वो कितनी दी गई 14,080, और आप पर से डिवाइड कर दो, 220 रुपए प्रति ईयर है, तो 220 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कितने ईयर है, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, और 22 से ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा 22 से 6 बार, तो 132 हुआ, और यहाँ पर 8 बचा 88 हुआ, 22 से 4 बार गया, तो 64 ईयर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि एक ईयर की वैल्यू 100 वर्ग मीटर है, तो 64 ईयर की कितनी हो जाएगी 6400, ठीक है, ये वर्ग मीटर हो गई। अब यहाँ पर मुझे ये पता चल गया, देखो एरिया क्या होता है, अगर ये वर्गाकार है, ठीक है। वर्गाकार में क्या होता है कि जो आपकी लेंथ और विड्थ सब सेम होती हैं, तो सारी साइडें इक्वल होंगी। अब यहाँ पर हम एरिया की बात करें तो साइड इनटू साइड करेंगे तभी तो ये आएगा। तो यहाँ से एक साइड की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, मतलब ये 80 आ गया। साइड जो है वो 80 मीटर यहाँ पर मिल गई मुझे। अब हमसे कहा जा रहा है कि 1 मीटर तार लगाने की इतनी लागत है, तो मैदान के चारों ओर आपको तार लगाना है। तो यहाँ से आप अगर पैरामीटर परिमाप अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो परिमाप कितना आ जाएगा 4 इंटू साइड, यही तो होता है ना, तो 4 इंटू 80 ये कितना आ गया 320 मीटर, ठीक है। 1 मीटर की वैल्यू दी है, वो उसमें खर्चा आ रहा है 2 रुपये 25 पैसे का, तो आप ये देखो 320 में कितना आएगा, तो सिंपली 320 इंटू 2.25। अब देखो ये मल्टीप्लाई करना कैसे आप करोगे, ये कितना है 2.25, मतलब हम यही सो कह सकते हैं कि ये है 2.25, ठीक है। तो 2.25 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे 2 होल 1/4, यही तो आप लिखोगे। 1/4 0.25 होता है, 2 पूरा पूरा है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 4 इंटू 2 8 और 1 9, इसको हम 9/4 लिखते हैं। तो आप क्या करो 320 में 9/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 से 80 बार गया, 80 इंटू 9 कितना आ गया 720, ठीक है। तो इतना जो है कॉस्ट, ठीक है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, ओके। तो लागत कितनी आएगी 720 रुपीज़ की आएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, मतलब प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो कहा गया है वही हमें परफॉर्म करना है। इसमें कहा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 27.5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। मतलब दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल ए है और एक बी है। ये कहा जा रहा है कि वस्तु ए का जो क्रय मूल्य है वो वस्तु बी के क्रय मूल्य से 27.5% अधिक है, ओके। तो मतलब ये कहा जाए कि अगर एक का 100% है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 127.5%, ठीक है। हमने यहां पर मान लिया बी का 100x है, ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127.5x, ओके। अब इसमें कहा गया है कि यदि अगले दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब 20% जो है हमने कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब अगले दिन 20% की वृद्धि हो जाती है किसमें, क्रय मूल्य में।
तो ये किसके, ए के लिए बात की जा रही है, बस तो ए के लिए। तो अगर आप यहाँ पर 20% की वृद्धि करोगे, 20% की वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ कि 120%, ठीक है। तो आप इस वैल्यू का 120% अगर आप निकालते हो तो 120% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे कितना लिखोगे, 120/10, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 6/5 आएगा आपका। तो आप डायरेक्टली 127.5 में 6/5 की मल्टीप्लाई कर दो। ये 5 से 2 बार, 5 से 5 बार और फिर 5 बार, 25.5 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5.5 इंटू 6 पूरा 3 आएगा और 25 इंटू 6 आता है 150, तो 153x आपका ये आ गया, ठीक है, आफ्टर इंक्रीमेंट, ठीक है, 20% की वृद्धि करने के बाद ये वैल्यू आ गई। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें यहाँ पर कहा गया है कि और 10% के लाभ पर 3366 रुपीज में इसको बेच दिया जाता है, एंड सोल्ड एट द प्राइस ऑफ दिस वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस है, इसको क्या करा गया है कि 10% के लाभ पर, नेक्स्ट से मतलब 110% पर कितने में बेचा जाता है, ये बेचा जाता है 3366 में। तो हम यही तो यहाँ पर कहेंगे कि 153x इंटू 110/100, 110% ये हुआ, दिस वन की वैल्यू ये हो गई। अब आप ये देखो 0 से 0, 11 से कितने बार जाएगा, 3 बार, और ये 11 से 6 बार, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 3060, और ये कितना हो गया 153x, तो ये 153 से 2 टाइम्स कटेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x हमने यहाँ पर 20 निकाल दिया। ओके, अब अगर x आपने निकाल दिया तो अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, आर्टिकल बी का मार्क्ड प्राइस निकालना है अगर आर्टिकल बी को 15% मार्कअप पर रखा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो देखो 100x है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 20, दैट मीन्स की 2000। ओके, फिर यहाँ पर कहा गया है कि आपको आर्टिकल बी का मार्क प्राइस निकालना है अगर उसे 15% मूल्य पर अंकित किया गया है। तो आप क्या कर लो, सिंपल सी बात है, इसको ये जो 2000 है, ठीक है, इसको आप क्या कर लो, इसका 115% निकाल दो, ठीक है, क्योंकि 15% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया है, ठीक है, मार्क्ड अप बाय 15% अप, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसका 115% निकाल दोगे तो डायरेक्टली 115/100, 2 0 से 2 0 हो गए, 115 इंटू 2 कितना हो गया 230, 1 0, ये आपका 2300 रुपये आंसर आ गया। तो इस पूरे क्वेश्चन में कोई एक नया स्टेप नहीं था, जितना कहा गया था उतना परफॉर्म किया। अब इसको जितनी स्पीड से आप सॉल्व कर लो, कुछ लोग इस तरीके के क्वेश्चन को 2 लाइन 3 लाइन में वैल्यू लिखकर डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ गया, तो वो शॉर्टकट हो गया। आप अगर इन्हीं स्टेप को रिड्यूस कर दो तो ये भी शॉर्टकट ही है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें कहा है ऑन अ पार्टिकुलर डे, बहुत लोगों के लिए थोड़ा नया क्वेश्चन भी होगा, मैं पूरा समझाऊंगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक निश्चित दिन जो प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की एक शहर में ए बी सी में, वो कितनी है 0.7, 0.10, 0.02। जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है, किसी भी काम को करने की संभावना जो है वो 1 से कम होती है। अब अगर वो 1 हो जाएगी तो 100% श्योर हो गई ना, फिर वो संभावना नहीं हो पाती, फिर तो आप निश्चित ही कह रहे हो, ठीक है, इसलिए वो 1 से कम होती है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक निश्चित दिन जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, रेन होने की, वो ए बी और सी के लिए कितनी दी गई है, ये दी गई 0.7, इसके लिए दी है 0.10, इसके लिए दी है 0.02। ओके, फिर कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आप प्रायिकता अब ये निकालो दैट इट रेन्स इन सिटी बी में बारिश हो लेकिन सिटी ए और सी में बारिश ना हो। ओके, अब अभी आपको ये पता है कि जो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है ए बी सी में इतनी है। अगर मैं कहूँ कि जो बारिश नहीं होगी, ठीक है, ए बी सी में बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डजंट रेन अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो वो क्या होगा 1 में से इसको आप माइनस कर दो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी को, तो बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, ये कितनी हो गई 0.3, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखना कि इसमें कहा गया है कि शहर बी में बारिश होने की प्रायिकता, तो बी को आप मत छेड़ना, ठीक है, बी को आप एज इट इज रखो,
ए और सी में बारिश नहीं होने की प्रायिकता, तो हमने ए में निकाल दिया, सी में निकालोगे तो 1 माइनस 0.02 तो कितना आएगा 0.98। ठीक है, तो बारिश नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी ए में इतनी है, सी में इतनी है, और बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है बी में इतनी दी गई है। तो अब इन तीनों को कंपोजिट एक साथ निकालते हैं तो तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात है। मतलब 0.3 ये बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.10, और फिर सी में बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.98। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप क्या करो कि मल्टीप्लाई करना है तो आप ये देखो, अभी डेसिमल को भूल जाओ। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, देखो 0.1 है, इसको बनी रखो। ठीक है, 0 हटा दो इसका। 98 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 98 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 इंटू 3 ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 294। ओके, अब हमें कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाना है, यहाँ पर 2 प्लेसेस है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लेस है, 3 प्लेस, यहाँ पर 1 प्लेस है, 4 प्लेस, 4 प्लेस पहले डेसिमल लगाना होगा। तो 1 2 3 0 लगाओ और फिर दशमलव लगाओ। ये जो है प्रोबेबिलिटी आपकी कंपोजिट प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी कि मतलब ए में नहीं होगी, सी में नहीं होगी, लेकिन बी में होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आ गई 0.0294, इतनी प्रायिकता निकल कर आएगी। ये आपका आंसर हो गया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए देता हूँ, क्वेश्चन ईजी है, एक बार समझा दूंगा। इसमें कहा गया है सैलरीज ऑफ 3 ब्रदर्स, 3 भाई हैं जो कि ए है, बी है और सी है। इनकी जो सैलरी है इसका रेशियो आपको दिया गया है 3:5:6। ओके, फिर कहा गया है कि इनका इंक्रीमेंट हो जाता है, इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट होने का मतलब है कि अगर किसी की सैलरी 100 रुपये थी, अगर हमने उसकी सैलरी में 100% का इंक्रीमेंट कर दिया तो हमने उसकी सैलरी 200 रुपये कर दी। ठीक है, 100 से उसकी सैलरी 200 रुपये हो गई, यही तो बात हुई। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि इनका रेशियो आपको दिया गया है, तो रेशियो है 3x, 5x और 6x। इनका इंक्रीमेंट जब होता है 30, 10 और 15%। ठीक है, फिर कहा गया है कि उनके बाद में जो उनकी नई सैलरी है वो कुल मिलाकर इतनी दे दी गई है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर 30% का इंक्रीमेंट होगा, मतलब 130% आप इसका निकालोगे 3x का, यहाँ पर कितना है 10%, मतलब 110%, और ये 15%, तो ये होगा 115। ठीक है, यहाँ पर गलती से 150 मत कर देना। ठीक है, तो ये है 130%, तो 130% का मतलब क्या हुआ 1.3। अगर आप इसको फ्रैक्शन ये डेसिमल में लिखोगे, क्योंकि 130/100 करोगे, 0 से 0, 10 से डिवाइड करोगे 1.3 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 1.3। अगर आप 1.3 और 1.1 और 1.15 इनकी मल्टीप्लाई आप बेस से कर दो। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में दिया गया था, तो आपको यहाँ पर नई सैलरी का जो रेशियो होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो 3x इंटू 1.3 कितना आ गया ये आपका 3.9x। इसको आप करोगे 1.1 इंटू 5 तो ये आ गया 5.5x। इसको करोगे 1.15 इंटू 6, देखो 100 इंटू 6 600 हुआ, और 15 इंटू 6 90 हुआ। मतलब क्या करेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 6.9। ठीक है, मतलब 1 इंटू 6 6 और 0.15 इंटू 6 ये होगा आपका 0.9, तो 6.9x हो गया। अब आप इन तीनों रेशियो को अगर आप ऐड कर देते हो तो इसकी टोटल वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है 114100। सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16.3x, दैट इज इक्वल्स टू 114100। आप यहाँ पर x की वैल्यू को निकालोगे तो आपकी x की वैल्यू आएगी। ये काम आपको करना है, x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल सम ऑफ देयर सैलरीज, मतलब कि उनके आरंभिक वेतन का योग ज्ञात कीजिए। जब आप x को यहाँ पर निकाल दोगे तो आप इस x को यहाँ पर रख देना। ठीक है, 3x, 5x और 6x। अब इन सबको मिलाकर इनका योग ज्ञात करना है, मतलब कि 5 और 3 8 और 6 14। ठीक है, मतलब कि आपको 14x की वैल्यू निकालनी होगी। एक x की वैल्यू निकाल लो, इसमें रख देना, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कमेंट करके नीचे जरूर रिप्लाई करें कि आपने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिया, क्या आपकी वैल्यू निकल कर आई। मैं चाहता हूँ कोई भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन हो, इसमें आप लोग जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, जितनी आपकी पार्टिसिपेशन रहेगा, उतने आप अच्छे से जो है एग्जाम के क्वेश्चंस को भी बना पाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आराम से देखेंगे और इसको हम देखते ही सॉल्व भी कर लेंगे। इसमें कहा गया है 2 बाइकर्स ए और बी ये रेसिंग में है। ठीक है, एक हाईवे पर, और इनका जो रेशियो दिया है स्पीड का वो कितना दिया है, स्पीड का रेशियो आपको दे दिया गया है 3:2।
3:2 का उनका गति का अनुपात जो है वो दे दिया गया है और ये लोग हाईवे पर रेसिंग कर रहे हैं ए और बी। तो यहाँ पर अगर हमें ए और बी की बात करूँगा, ठीक है, तो इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना दे दिया गया, 3:2। तो आप इसको 3x मान लो, इसको आप मान लो 2x, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि इफ द बाइकर ए टेक्स 10 मिनट लेस देन टू कवर अ डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर मैं ये मान लूँ कि बी को टी टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ए को कितना लगेगा, 10 मिनट्स लेस देन, मतलब कितना आ जाएगा, टी माइनस 10, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या कहा गया है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बाइकर बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस का कोई यूज नहीं है, फिर भी आप सिंपल सा जो फार्मूला अपना लगाते हो वो आपका फार्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही तो हम लगाएंगे। डिस्टेंस दोनों केस में इक्वल हम रखेंगे तो हम केवल स्पीड इनटू टाइम को इनके बराबर में रख देंगे। तो देखो स्पीड इनटू टाइम आप करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ इन दोनों की तो 3x और माइनस ये हो गया 3×10, ये हो गया 30x, ओके। अगर आप इसको निकालोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2xt, ठीक है। इन दोनों को बराबर इसलिए रख दिया क्योंकि समान दूरी की बात की जा रही है, समय पूछा गया, t आप निकाल दोगे। अब t कैसे निकलेगा, देखो ये कितना है 3xt और ये 2xt। आप अगर इसमें से 3 में से 2 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1xt मिल जाएगा, ओके। ये जो माइनस का 30 इसको इधर ले जाओगे कितना आ जाएगा, 30x आ गया। अब देखो x से आपका x कट गया, t कितना आ गया, 30 सेकेंड। यही चीज़ तो आपसे पूछी है कि बाइकर बी को कितना समय लगेगा, इसको t लगेगा, मतलब 30 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसा तरीका भी हम एग्जाम में अप्लाई करेंगे। जो कहा गया है वही हमने किया, जैसा कहा गया है उतने स्टेप्स बनाए और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ओके। तो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए समझ में आया होगा। दोस्तों हम कुछ छोटे सेशन इसलिए रखते हैं ताकि हम जो क्वेश्चन सीख रहे हैं उनको हम क्विकली आसानी से सॉल्व कर लें। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस लाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है अपने टॉपिक क्वेश्चंस जरूर नीचे कमेंट करा करें। बहुत सारे लोग यार कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हो, क्योंकि आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें पता कैसे चलेगी। अभी हम ओलिव बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग बताओ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपको लग रहा है, ठीक है, लेवल कैसा है क्वेश्चंस का, ताकि हम उनको और अच्छे से इंप्रूव कर सकें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप जरूर हमसे पूछें कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ हमें फिर से बताइए। लेकिन आप लोग एटलीस्ट अपने जो भी डाउट्स, जो क्वेश्चंस होते हैं उनको नीचे जरूर रखा करें। उनके हर एक इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन मैं हर एक वीडियो के क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ ताकि हम उनको अगली वीडियो को बनाते समय उसका ध्यान रखा जा सके, ठीक है। तो आप लोग अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, जो भी हो व्हाटएवर, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में बताना। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, आप इनको देखें और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।